हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। हम जो डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक रहेगा हमारा अधिगम का न्यूनतम स्तर के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर अधिगम का जो न्यूनतम स्तर है वो है क्या, या फिर हम इसे दूसरी भाषा में कहते हैं MLL। MLL की फुल फॉर्म होती है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के बारे में, कि आखिर जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है किस प्रकार के छात्रों के लिए आवश्यक होता है। तो इसके बारे में आज हम पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के द्वारा छात्रों को किस प्रकार से पढ़ाया जाता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मिनिमम लेवल की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी और कौन सी बच्चों को पढ़ाने के लिए मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का प्रयोग किया गया था। भारत ने 1991 में अधिगम के न्यूनतम स्तरों की प्राथमिक स्तरों पर निर्धारित किया था। यानी कि अधिगम का न्यूनतम स्तर था कब लागू किया गया था? 1991 में लागू किया गया था। और किस बच्चों के लिए लागू किया गया था? प्राथमिक बच्चों को पढ़ाने के लिए या फिर प्राइमरी छात्रों के लेवल को पढ़ाने के लिए मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का प्रयोग किया गया था। इसके लिए सन 1990 ईस्वी में न्यूनतम अधिगम स्तर दवे समिति या फिर RH दवे नियुक्ति की गई थी। यानी कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग को निर्धारित करने से पहले 1990 के अंतर्गत एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी का नाम क्या है? RH दवे कमेटी थी। उसे नियुक्त किया गया था और उसी के अनुसार ही मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग प्राइमरी छात्रों को किस प्रकार से पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है और किस किस विषय को पढ़ाना है, सारी चीजें हमारी RH कमेटी के अंतर्गत निर्धारित की गई थी। छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान उसके दैनिक जीवन में व्यवहारिक सिद्ध हो सके, जैसे कि भाषा, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, खेल व स्वास्थ्य। कहने का तात्पर्य कि इसके अंदर छात्रों को हमें इस प्रकार से ज्ञान प्रोवाइड करना है ताकि उनके दैनिक जीवन और व्यवहारिक जीवन के लिए भी सहायक हो सके। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट को शामिल किया गया था? हमें बच्चों को भाषा की नॉलेज देनी है। भाषा से क्या होगा कि जब बच्चे भाषा का ज्ञान होगा बच्चों को, जब अपनी सोसाइटी में जाएंगे, अपने समुदाय में जाएंगे या फिर दैनिक जीवन में जब वो भाषा का प्रयोग करते हैं तो उनकी जो भाषा में इम्प्रूवमेंट आ पाएगी। और दूसरी, हमें बच्चों को गणित का विषय पढ़ाना है ताकि गणित से क्या होगा कि बच्चों में जो डेली बेसिस पे जो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है या थोड़ा बहुत जो सामान्य ज्ञान होता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, हमें वो बच्चों को प्रोवाइड करने ताकि बच्चे गणित की जो ज़रूरत पड़ती है डेली लाइफ के लिए जोड़ने घटाने के लिए, तो बच्चे इसका उपयोग कर सके। और साथ में हमें बच्चों को सामान्य विज्ञान से रिलेटेड भी नॉलेज प्रोवाइड करनी है, बच्चों को सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाना है, बच्चों को कला से संबंधित भी विषय पढ़ाना है, बच्चों को खेल से संबंधित अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स से संबंधित भी बच्चों को पढ़ाना है और खेल में पार्टिसिपेट करवाना है। और बच्चों की स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारी देनी है ताकि जो बच्चों में संपूर्ण तरीके से जो एक नॉलेज है उसे विकसित किया जा सके। और उसके साथ साथ बच्चों की हेल्थ का भी ध्यान रखा जा सके कि बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो अच्छे प्रकार से हो सके। इसलिए मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का प्रयोग किया गया था प्राइमरी स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए। प्रत्येक अध्यापक का लक्ष्य हो कि कम से कम 80% बालक 80% विषय वस्तु का अधिगम प्राप्त कर सके। यानी कि प्रत्येक टीचर का ये गोल और ये लक्ष्य था कि जो भी स्कूल में पढ़ने वाले 80% या फिर 80% बच्चे हैं उन्हें 80% या फिर 80% विषय वस्तु की नॉलेज होना महत्वपूर्ण है। भाषा, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, खेल और स्वास्थ्य सभी की नॉलेज होना जरूरी है। और कितनी नॉलेज होनी जरूरी? 80% विषय का ज्ञान, हर विषय का ज्ञान मिला के 80% छात्रों को नॉलेज होनी जरूरी है कि अब छात्रों को इतनी तो नॉलेज हो कि छात्र उसका सही प्रकार से उपयोग कर सके और उन विषयों के बारे में छात्र जो अपनी नॉलेज है, अपनी समझ है, उसे भी विकसित कर पाए। तो इसलिए ये निर्धारित किया गया था कि 80% बालकों को 80% सभी विषय वस्तु का ज्ञान होना आवश्यक है। सतत व व्यापक मूल्यांकन हो। और उसके साथ साथ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के अंतर्गत छात्रों का सतत और व्यापक मूल्यांकन भी किया जाने लगा या फिर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन भी समय समय पर किया जाने लगा ताकि जहाँ पे भी हमें लगे इम्प्रूवमेंट करना है छात्रों में इम्प्रूवमेंट भी हो सके। छात्रों में क्या सुधार हो रहे, क्या परिवर्तन हो रहे, छात्र किस प्रकार से सीख रहे और किस प्रकार से लर्निंग कर रहे हैं, हमें इसकी भी समय समय पे जो नॉलेज है वो नॉलेज भी हमें मिलती रहे।
और जो छात्र सीखने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, छात्रों की जो समस्या उन्हें भी सुधारा जा सके, उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाई जा सके, इसलिए इवैल्यूएशन करना समय समय पर जरूरी था। प्राथमिक स्तर पर प्रथम भाषा शिक्षण के अंतर्गत 5000 शब्दों की संख्या को अधिगम का न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जाए। यानी कि कहने का तात्पर्य कि जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के अंतर्गत बच्चों को अगर भाषा शिक्षण का ज्ञान देना है या फिर लैंग्वेज टीचिंग का ज्ञान देना है, तो बच्चों को भाषा में कम से कम 5000 शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। ये किसके अंतर्गत रखा गया? ये मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के अंतर्गत रखा कि अगर हमें बच्चों को भाषा से संबंधित जो ज्ञान है, उन्हें 5000 शब्दों का जो ज्ञान है बच्चों को प्राइमरी स्तर पे होना चाहिए। छात्रों को परीक्षा में सफल होने हेतु 33% अंक लेना अनिवार्य है और ये भी निर्धारित किया गया मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के अंतर्गत कि छात्रों को अगर एग्जामिनेशन के अंतर्गत पास होना है तो पास होने के लिए उन्हें 100% में से 33% अंक लाना जरूरी है। अगर 33% अंक छात्र नहीं लाएंगे तो वो क्या माने जाएंगे? फेल माने जाएंगे। इसलिए जो 33% लाने का जो एक कॉन्सेप्ट है वो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग से ही शुरुआत हुई थी कि छात्रों को अगर 100 नंबर का उनका एग्जाम है तो 100 में से उन्हें 33% लाना जरूरी है हर विषय में, तभी बच्चे पास माने जाएंगे, अन्यथा वो फेल माने जाएंगे। तो ये हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का था, जो प्राइमरी बच्चों के लिए यूज़फुल रहा था। और प्राइमरी बच्चों को कितना पढ़ाना है और किस विषय का ज्ञान देना है, ये सारा मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के अंतर्गत ही निर्धारित किया गया था और उसी के अनुसार ही प्राइमरी क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है। चलिए अगले टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा इकाई योजना। इकाई योजना या फिर यूनिट प्लान है क्या? इकाई योजना लाने का जो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था और जो एक जन्म हुआ था वो कहाँ से हुआ था? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के द्वारा हुआ था। इसमें यह माना गया कि बच्चे को संपूर्ण का ज्ञान कराया जाए। गेस्टाल्टवादियों ने माना था कि बच्चों को संपूर्ण विषय का ज्ञान करवाना जरूरी है। इसलिए ये विचार किया गया कि शिक्षण का स्वरूप संपूर्णता का होना चाहिए। बच्चों को ज्ञान खंडों में नहीं वरन पूर्ण रूप में देना चाहिए। गेस्टाल्टवादियों का मानना था कि हमें बच्चों को संपूर्ण तरीके से हर सब्जेक्ट का ज्ञान देना है, चाहे मैथमेटिक्स का ज्ञान हो, लैंग्वेज का ज्ञान हो या सोशल साइंस का ज्ञान हो, सोशल स्टडीज़ का ज्ञान हो, यानी कि जो भी सारे सब्जेक्ट थे सभी छात्रों को सभी प्रकार के जो सब्जेक्टों का जो ज्ञान है वो प्रोवाइड करना जरूरी है। और छात्रों को जो ज्ञान देना है वो खंडों में नहीं देना है, ब्लॉक्स में नहीं देना, उन्हें पूर्ण रूप से देना है इकाई योजना के तहत। यानी प्रकार से हमें पढ़ाना है वो सारा एक यूनिट प्लान के अंतर्गत आ जाएगा कि यूनिट 1 में छात्रों को ये सब्जेक्ट पढ़ाना है और इस प्रकार की एक्टिविटी करवानी है और इससे संबंधित यूनिट 1 में छात्रों को इतनी नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। तो ये किस में निर्धारित हो गया? यूनिट प्लान के अंतर्गत, और इसी में सारे चैप्टर डिवाइड कर दिए जाएंगे, एक्टिविटी इसी के अंदर आ जाएगी और जो भी छात्रों को पढ़ाना है वो चैप्टर वाइज यूनिट प्लान के अंतर्गत ही निर्धारित किए जाते हैं और उसके बाद संपूर्ण तरीके से छात्रों को एक ही यूनिट में सारी चीजें मिक्स करके पढ़ाई जाती है। इस विचार से प्रभावित होकर विषय वस्तु को बड़ी इकाइयों में संगठित करने की बात कही गई और इस विचार से काफ़ी सारे जो मनोवैज्ञानिक थे वो प्रभावित हुए और विषय वस्तु यानी कि जो हमारा कंटेंट होता है, कंटेंट के लिए जो बड़ी बड़ी इकाइयों को भी निर्धारित किया गया और यानी कि एक पूरी यूनिट बना दी गई। उस यूनिट में टॉपिक से संबंधित उतने चैप्टर को उसी यूनिट में हमें बच्चों को पढ़ाना है। इस योजना का प्रतिपादन अमेरिकन शिक्षा शास्त्री श्री मॉरिसन महोदय ने किया। वे संपूर्ण पाठ्य वस्तु को भिन्न भिन्न क्रियाओं एवं अनुभवों से संबंधित करके इकाइयों के रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य इस योजना का जो प्रतिपादन किया था वो अमेरिकन शिक्षा शास्त्री मॉरिसन महोदय के द्वारा किया गया था। और दो चीज याद रखने यहाँ पे, एक तो याद रखें कि जन्म किनके द्वारा किया गया था। जन्म हुआ था यूनिट प्लान का गेस्टाल्टवादियों के द्वारा और इसका जो प्रतिपादन किया था वो अमेरिकन शिक्षा शास्त्री श्री मॉरिसन महोदय के द्वारा किया गया था। उन्होंने संपूर्ण इकाइयों के रूप में प्रस्तुत किया था कि हमें बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है ताकि एक्टिविटी के साथ साथ और बच्चों को जो मेंटल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, वो छात्रों में अच्छे प्रकार से हो। तो ये इकाई के रूप में ही उन्होंने प्रस्तुत किया था। इकाई योजना का अर्थ क्रिया, अनुभव तथा ज्ञान का एक केंद्रीय विषय के चारों ओर संगठन है जो शिक्षक के नेतृत्व में
छात्रों के सहयोग से विकसित होता है। यानी कि जो एक पूरी जो यूनिट प्लान के अंतर्गत एक्टिविटी को भी शामिल किया जाता है और साथ में जो नॉलेज होती है उसे भी शामिल किया जाता है और उसी के अनुसार ही जो अध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाया जाता है। इसलिए यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का जो कोऑपरेट होना जरूरी होता है। जिस विषय से संबंधित छात्रों को जो डाउट हो, जिस यूनिट में भी, जिस चैप्टर में भी, टीचर से उस विषय में जो अपनी डाउट्स होते हैं, अपने जो क्वेश्चंस होते हैं, वो अध्यापक से पूछ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे टीचर और छात्रों का एक्टिव होना जरूरी होता है। इसका अभिप्राय ये है कि इकाई योजना 3 प्रकार के पाठों के लिए बनाई जाती है। तो इकाई योजना कितने प्रकार के पाठों के लिए बनाई जाती है? 3 प्रकार के पाठों के लिए बनाई जाती है। पहला क्रियात्मक या कौशल पाठ के लिए, जिसमें बच्चों को क्रियात्मक रूप से और कौशल संबंधित जो ज्ञान है, स्किल संबंधित जो ज्ञान है, उसे प्रोवाइड किया जाए। और सेकंड होता है अनुभव या रसानुभूति पाठ। यानी कि सेकंड क्या होता है कि बच्चों ने जो क्रिया की उससे क्या क्या एक्सपीरियंस मिले, बच्चों को क्या क्या सीखने को मिला, इससे संबंधित यूनिट प्लान बनाया जाता है। और तीसरा होता है ज्ञान या बौद्धिक पाठों के लिए, उसके साथ साथ छात्रों में किस प्रकार से मेंटल जो डेवलपमेंट है और उनका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, उस विषय के प्रति कितना डेवलप होना, किस विषय में कितनी जानकारी देनी है, ये इसके अंतर्गत ही निर्धारित किया गया था यूनिट प्लान के अंतर्गत। इकाई ना तो पाठ्य वस्तु का कोई एक खंड है और ना स्वतंत्र पाठों की एक श्रृंखला। इसका प्रयोग पाठ्यक्रम, संगठन व शिक्षण पद्धति दोनों में होता है। यानी कि अगर हम इकाई योजना की बात करें तो ये पाठ्य वस्तु का कोई एक खंड यानी कि कोई एक ब्लॉक्स नहीं है कि हमें खंडों में बच्चों को पढ़ाना है। ये एक स्वतंत्र पाठों की एक श्रृंखला होती है, सीरीज होती है, और इसके अंतर्गत जो प्रयोग किया जाता है वो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आ जाता है। और उसके साथ साथ कौन सी एक्टिविटी शामिल करनी, किस मेथड के साथ बच्चों को पढ़ाना है और किस प्रकार के जो शैक्षिक उद्देश्य बच्चों को पढ़ाने के बाद जो प्राप्त होंगे, सभी को यूनिट प्लान के अंतर्गत निर्धारित किए जाते हैं। एक ही यूनिट के अंतर्गत उस विषय की संपूर्ण जानकारी छात्रों को दे दी जाती है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।